गुड मॉर्निंग बेटा। ओके नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पीछे हमने किया था कि डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया डार्विन को कहाँ से आया होगा। डार्विन को ये आइडिया आया फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे हमने देखा कि एनिमल्स की आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई जाती है। कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाते हैं, हम दो बेटर वेराइटीज चूज करते हैं और उनको हाइब्रिडाइज करवाते हैं। फिर फर्दर उनसे जो नया ऑफस्प्रिंग बन के आता है उसमें उन दोनों वेराइटीज की क्वालिटीज देखी जाती हैं। तो जैसे अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है तो नेचर में ये चीज़ अपने आप भी हो सकती है। तो डार्विन को ये आइडिया आया फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। किसके बारे में? अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। फिर आगे डार्विन ने कुछ इसके फीचर्स दिए। तो आज हम करने जा रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ डार्विन थ्योरी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ डार्विन थ्योरी। ओके, फर्स्ट वन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, ठीक है। आगे से आगे डिवाइड करना, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। बट इसके साथ हम एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, रैपिड। मीन्स डार्विन ने बोला कि देयर इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए एक और टर्म यूज करी जाती है, दैट इज प्रोडिगैलिटी। दैट इज नोन एज प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो देखो डार्विन ने क्या बोला, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, प्रोडिगैलिटी, या फिर ओवर प्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन अपनी बुक्स में साथ में लिख लो बेटा, यहाँ पे प्रोडिगैलिटी के साथ लिख लो ओवर प्रोडक्शन। तो देखिए अब ये क्या चीज है, लिविंग बींग्स मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव अ हाई बायोटिक पोटेंशियल। अंडरलाइन करो बायोटिक पोटेंशियल, और बायोटिक पोटेंशियल के साथ लिखो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आज पैदा हुआ कल ही मर गया, नहीं, वो आगे से आगे ग्रो करेगा और अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स भी बनाएगा, ठीक है, खुद भी ग्रो करेगा और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स भी बनाएगा। दैट इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। तो डार्विन ने बोला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक बायोटिक पोटेंशियल होगा, मीन्स वो आगे से आगे ग्रो करेगा। देयर नंबर कैन ग्रो इन जियोमेट्रिक रेशो। जियोमेट्रिक रेशो मतलब पहले 2 थे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर उससे डबल। मीन्स वो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करके अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे। कैसे? इन जियोमेट्रिक वे, ठीक है, मतलब फटाफट ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें एग्जाम्पल कौन सा गिवन है, एलिफेंट का एग्जाम्पल गिवन है। एलिफेंट का एग्जाम्पल आपने याद रखना है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो देखो अब एलिफेंट का एग्जाम्पल, एलिफेंट प्रोड्यूसेस ओनली 6 ऑफस्प्रिंग। एक एलिफेंट, फीमेल की बात हो रही है, कितने ऑफस्प्रिंग बनाएगी? ओनली 6 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इन दिस रेट अ सिंगल पेयर, अगर हम एक सिंगल पेयर की बात करें, इट विल प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ 750 ईयर्स। अगर हम पर पेयर की बात करें तो एक पेयर 750 सालों के बाद कितने ऑर्गेनिज्म बना देंगे? टोटल 19 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने पहले तो एक एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि एक एलिफेंट 6 ऑफस्प्रिंग बना सकता है, ठीक है। तो अगर हम पूरा पेयर देखें तो बेटा एक पेयर 750 ईयर्स के बाद, एक पेयर
750 ईयर के बाद कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, कैलकुलेशन करके 19 मिलियन एलिफेंट ऐड कर सकता है इन द पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे तो अभी हमने एलिफेंट का ही एग्जाम्पल लिया, बट ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन हर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होती है, ऑल्सो फॉर द ह्यूमन बींग। ठीक है, अच्छा सेकेंड देखो, अब रैपिड मल्टीप्लीकेशन तो हो गई, उसके बाद लिमिटेड फूड एंड स्पेस। नंबर तो बढ़ गया भाई, बट जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उनके रहने के लिए जगह भी चाहिए। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, रहने के लिए जगह भी चाहिए और खाना भी चाहिए। ठीक है, तो नंबर तो भले ही बढ़ता रहेगा, बट उन ऑर्गेनिजम्स को, उस पॉपुलेशन को पालने के लिए स्पेस और फूड दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर ऐड हो रहे हैं, क्या सारे मेंबर को प्रॉपर खाना और स्पेस मिल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, अर्थ हैज लिमिटेड फूड एंड स्पेस। ईच हैबिटेट, अगर हम हर किसी हैबिटेट, कोई एक हैबिटेट का एग्जाम्पल ले लेना बेटा, एक हैबिटेट, ठीक है, किसी भी एक हैबिटेट का हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो कोई जंगल ही है। ठीक है, तो हर एक जंगल की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी, बेटा कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, दैट इज नॉन एज कैरिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया, अभी जंगल का एग्जांपल लिया, तो अगर 1000 ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी है उस जंगल की, मैंने वहां पे 2000 ऑर्गेनिज्म डाल दिए, तो क्या वहां पे वो सर्वाइव करेंगे? नहीं, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, आधे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, सिर्फ कितने के लिए जगह बचेगी? ओनली फॉर 1000। ठीक है, तो देयर इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस इन ईच हैबिटेट। किसके साथ कंपेयर करेंगे? विद द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स कितनी कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर हैबिटेट की फॉर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट था रैपिड मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड पॉइंट था मल्टीप्लीकेशन तो हो गई, उसके बाद लिमिटेड फूड एंड स्पेस। अब देखो थर्ड, जब फूड और स्पेस कम पड़ना शुरू हो जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कंपटीशन, लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो थर्ड आएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड पॉइंट आएगा बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मीन्स रहने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल करना शुरू कर दिया उन्होंने। ड्यू टू हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। रिप्रोड्यूस कर गए, बट आगे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। देयर इज कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कंपटीशन शो करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्लियर बेटा? साथ साथ में पॉइंट याद करने हैं। रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद फूड कम पड़ गया, स्पेस कम पड़ गया, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो कंपटीशन है इट इज ऑफ 3 टाइप। 3 तरह का कंपटीशन हो सकता है। पहले सुन लो ध्यान से, देखो सेम ही स्पीशीज के मेंबर में भी कंपटीशन हो सकता है, 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। क्लियर बेटा? ठीक है, या फिर कंपटीशन विद द एनवायरमेंटल स्ट्रगल। मान लो किसी तरह की ड्राउट कंडीशंस आ गई, ठीक है, हार्श कंडीशन डेवलप होगी इन द एनवायरमेंट, तब भी ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन शो करेगा कि मैं यहाँ पे किसी न किसी तरह से बच जाऊं। तो दीज आर 3 टाइप ऑफ कंपटीशन। इसमें फर्स्ट हमने एग्जाम्पल ले लिया इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक का मतलब हुआ इन बिटवीन द सेम स्पीशीज।
मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। तो देखो 3 टाइप का कंपटीशन। फर्स्ट, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इट इज कंपटीशन among the member of same species and this is very keen because individual of same species have same need। अगर हम सेम ही स्पीशीज के मेंबर की बात करें तो उन सब की नीड एक जैसी है, इसलिए ये वाला कंपटीशन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। सेकंड, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मीन कंपटीशन इन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, कंपटीशन इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है। तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जब कंपटीशन हुआ, डार्विन के अकॉर्डिंग, मीन्स डार्विन ने ये माना कि जो भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बेटा पीछे हमने शुरू किया था जब ये टॉपिक, तब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर्ड किसने यूज किया था? डार्विन ने यूज किया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो डार्विन के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, डार्विन के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किससे अराइज हुआ? फ्रॉम द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में साथ में लिख लो बेटा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ। इट लीड्स टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बट याद रखना है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। थर्ड, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे मान लो हैवी रेन हो रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म बचेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं बचेंगे। ड्राउट कंडीशन है, कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हार्श कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म कंपटीशन शो करते हैं अपने आप को उस कंडीशन से बचाने के लिए। ठीक है। जो उस हार्श कंडीशन में बच गए वो तो ठीक है, आगे सर्वाइव करेंगे। जो उस हार्श कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाए वो खत्म। ठीक है। आगे देखो फोर्थ, ये तो हो गया बेटा थर्ड, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट वेरिएशंस। वेरिएशंस, ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द वेरिएशंस। ठीक है। और आपको पता है व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन? पीछे जैसे हमने जब जेनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि डीएनए में जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, कुछ म्यूटेशंस आ सकती हैं। अब ये वेरिएशंस कौन सी हैं? देखो, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड एज वेरिएशन। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर होमो सैपियंस, बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं? हम एक दूसरे को इजिली पहचान सकते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। पीछे हमने पढ़ा था ये डिफरेंसेस किस वजह से अराइज हुए? ड्यू टू द जेनेटिक बेसिस। हमने पढ़ा था 99.9% नाइट्रोजिनस बेसिस आर सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस सिर्फ कितना होगा? ओनली 0.1। और उसी 0.1 डिफरेंस की वजह से हम एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? वेरिएशन, चेंजेस। और आपको पता है व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वेरिएशन? इन वेरिएशन का रीजन क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है इन बिटवीन द क्रोमोसोम, और क्रॉसिंग ओवर से आगे जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं विद वेरिएशंस। ठीक है। अब देखो यूजफुल वेरिएशन, अंडरलाइन करो, यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा? ऐसी वेरिएशंस जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प कर रही हैं,
उन वेरिएशंस को हम बोल देंगे यूजफुल वेरिएशन, जो उसको सरवाइव करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन हैव सिलेक्टिव एडवांटेज, पूरी लाइन अंडरलाइन करो। यूजफुल वेरिएशन हैव सिलेक्टिव एडवांटेज, ध्यान से समझना बेटा। अगर मैंने बोला कि ये वेरिएशन यूजफुल हैं, ठीक है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सिलेक्ट हो सकता है, मतलब वो क्या शो करेगा, नेचुरल सिलेक्शन, अगर यूजफुल वेरिएशन है। जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में विद द एनवायरमेंट, ठीक है, मींस ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं उन एनवायरमेंटल हार्श कंडीशन से बचने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया ड्राउट कंडीशन या फिर हैवी रेन, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरह की वेरिएशंस हैं जो उसको हार्श कंडीशन जैसे कि ड्राउट कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प कर पा रही हैं, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं, ठीक है। अब मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे पानी की कमी होगी, तो क्या होना चाहिए, धीरे धीरे प्लांट स्पीशीज खत्म हो जानी चाहिए। बट उन प्लांट स्पीशीज में एक आधी प्लांट स्पीशीज ऐसी है जिसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ली, जैसे कि थिक क्यूटिकल बना ली या फिर सनकन स्टोमेटा बना लिए, ठीक है, या फिर स्टेम की मॉडिफिकेशन कर ली। तो वो क्या कर सकता है, अपने अंदर के पानी को प्रिजर्व कर सकता है। मींस अगर पानी की कमी हो जाए तो वो उस कंडीशन में भी सरवाइव हो सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो अब वो जो वेरिएशन उसमें देखी गई, मॉडिफिकेशंस उसमें देखी गई, उन मॉडिफिकेशंस को हमने क्या बोल दिया, यूजफुल मॉडिफिकेशंस। और इन्हीं यूजफुल मॉडिफिकेशंस की वजह से अब वो नेचर में सरवाइव कर पा रहा है। कल मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था अबाउट द बैक्टीरिया, ठीक है, कल नहीं परसों वाले लेक्चर में। बैक्टीरिया का एग्जांपल ये था, बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीशीज हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दिया, तो कुछ बैक्टीरिया में म्यूटेशन आ गई। वो म्यूटेशंस क्या मानी गई, यूजफुल, क्योंकि उन म्यूटेशंस की वजह से वो उस हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते थे, अदरवाइज बाकी के सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए, ठीक है। तो यूजफुल वेरिएशंस जो उसको नेचर में सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही है, दीज आर नोन एज यूजफुल वेरिएशंस, ठीक है। और ये जो यूजफुल वेरिएशंस होती हैं ये अगली जनरेशन में भी पास हो जाती हैं, ठीक है। मींस यूजफुल वेरिएशन ऑल्सो शो इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट बेटा इसके साथ आपने एक और चीज याद रखनी है, डार्विन ने ये तो बता दिया कि वेरिएशंस आ सकती हैं, बट उन्होंने ये नहीं शो करा कि एक्चुअल में व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। डार्विन इसके कॉज को नहीं शो कर पाया, उन्होंने कॉज के बारे में कोई बात ही नहीं की। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेरिएशन किस किस वजह से हो सकती हैं, डीएनए में चेंज की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो डार्विन ने इनका कॉज नहीं बताया था, ठीक है, वेरिएशंस का। आगे नेक्स्ट, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जब ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, द इंडिविजुअल्स हैविंग यूजफुल वेरिएशंस, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस होंगी, वो वाले ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर जाएंगे, विल बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये यूजफुल वेरिएशंस नहीं होंगी, वो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज दे फिट इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को फिट कर लिया, कहाँ पे, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, जिस कंडीशन में वो कंपटीशन कर रहा था या फिर स्ट्रगल कर रहा था कि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में सरवाइव कर पाऊं। तो किसकी वजह से सर्वाइवल रेट बढ़ा, ड्यू टू द
यूजफुल वेरिएशंस, ठीक है। देयरफॉर ऑपरेट इन नेचर वेयर इट हैज बीन कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन बाय द डार्विन। तो इसको, ये जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं इन हार्श कंडीशन, इसको क्या बोला गया? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन नाम किसने यूज किया था बेटा? डार्विन ने यूज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन नाम यूज किया था डार्विन ने, और इसी चीज को एक और नाम दिया गया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बट ये नाम डार्विन ने नहीं दिया था, ये नाम दिया था हेबर्ट स्पेंसर। ये नाम भी एनसर्कल कर लो, दो नाम है यहाँ पे। वन डार्विन जिन्होंने दिया नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड हेबर्ट स्पेंसर जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। जैसे जैसे वेरिएशंस आती गई, ठीक है, अगर वो वेरिएशंस यूजफुल होंगी तो वो अगली जनरेशन में पास हो सकती हैं। ये डार्विन का कहना था, हम अभी अपनी थ्योरी नहीं बना रहे, डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो ऐसा तो नहीं होता, वैसे तो ये चीज गलत है, ठीक है, बट डार्विन ने जैसे जैसे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया उसके साथ साथ अगर हम चलें तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो डार्विन ने कहा कि पहले तो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फूड कम पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा, तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। लड़ने की वजह से क्या आ सकता है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फिर वेरिएशंस भी ऑर्गेनिज्म में देखी जा सकती हैं। वेरिएशन कैसी हो सकती हैं? यूजफुल वेरिएशन भी हो सकती हैं। अगर तो वो वेरिएशन यूजफुल होंगी तो ऑर्गेनिज्म नेचर में सिलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑल्सो, ठीक है। अब ये यूजफुल वेरिएशन हर जनरेशन में पास ऑन होती जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। मीन्स ये यूजफुल वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाएंगी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन to another generation. The surviving individuals selected by nature possess maximum number of useful variation. जो ऑर्गेनिज्म नेचर में सरवाइव कर गया उसके पास बहुत सारी यूजफुल वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और जब वो ऑफस्प्रिंग अपने जैसे और नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, जब आगे नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो क्या होगा? ये इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी किसमें? इन द नेक्स्ट जनरेशन। कौन बेटा? यूजफुल वेरिएशंस। तो नंबर ऑफ यूजफुल वेरिएशन, दे पास यूजफुल वेरिएशंस टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। अ कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन देयरफॉर ऑपरेट इन नेचर। तो ऐसे धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन नेचर में अपने आप होती रहती है। वेयर ईच जनरेशन इज इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस वन। जहां पे ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जो नई जनरेशन बनती है वो हमेशा बेटर होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। जो नई जनरेशन बनती है उसमें हमेशा अच्छे, ज्यादा बेटर कैरेक्टर्स देखे जाते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट वाला पैराग्राफ बेटा छोड़ दो, ये हम बाद में कवर करेंगे। आगे आते हैं लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब देखो जैसे जैसे ये वेरिएशंस आगे आगे ट्रांसमिट होती जाएंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस इकट्ठी होती जाएंगी और नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी। आफ्टर मैनी जनरेशन ड्यू टू अकामुलेशन ऑफ वेरिएशन अ कंप्लीटली न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म्ड। बहुत सारी जनरेशन के बाद जैसे जैसे ये वेरिएशंस इकट्ठी होती गई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज बन गई। तो ये थे डार्विन के कुछ पॉइंट। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, देख लो। रैपिड मल्टीप्लीकेशन, देन लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देन वेरिएशंस,
वेरिएशंस आई तो नेचुरल सिलेक्शन हुई, नेचुरल सिलेक्शन हुई, आगे इनहेरिटेंस हुई उन करेक्टर्स की, यूजफुल वेरिएशंस की, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट बेटा हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पैलिएंटोलॉजी, जो पीछे हमने छोड़ दिया था, पेज नंबर 132, पैलिएंटोलॉजी। अच्छा, पैलिएंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। व्हाट इज द मीनिंग? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो देखो, पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आपने करना है अभी तो। और द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ, पुरानी लाइफ को स्टडी करना बेस्ड ऑन द फॉसिल्स रिकॉर्ड, जो हमें अवशेष मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, उन फॉसिल से पहले वाली लाइफ को स्टडी करना, दैट इज नॉन एज पैलिएंटोलॉजी। फॉसिल्स अब होते क्या हैं? क्या होते हैं फॉसिल्स? बेटा नॉर्मली हम इनको क्या बोल देते हैं? अवशेष, रिमेन्स। जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो अब तो खत्म हो गए हैं, बट अगर उनके किसी तरह के फॉसिल्स मीन्स उनके रिमेन्स या इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे बरीड इन द रॉक, ठीक है, दीज आर नोन एज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स आर रिमेन्स, ट्रैक्स और इंप्रेशंस और ट्रेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके रिमेनिंग मटेरियल, ठीक है, इंप्रेशंस या फिर ट्रेसेस, उनके थोड़े बहुत ट्रेसेस दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट। नाउ व्हाट इज फॉसिलाइजेशन? फॉसिलाइजेशन मीन्स फॉसिल बनना। अ बॉडी और पार्ट में बी प्रिजर्व्ड, हम किसी भी बॉडी या बॉडी के पार्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं व्हेन ऑर्गेनिज्म बिकम बरीड, जब वो ऑर्गेनिज्म दब जाए, कहाँ पे? इन एन एसिड बॉग, अंडरलाइन करो एसिड बॉग, साथ में लिख लो मार्शी मड। मार्शी मड मतलब दलदल है, ठीक है, पूरा मडी दलदल बना पड़ा है पूरा। अच्छा, उसमें किसी तरह के एयर पोर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर एयर पोर्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो डिग्रेडेशन नहीं होगी। इसका मतलब अगर दलदल में कोई बॉडी या बॉडी का पार्ट दब जाता है तो वो काफ़ी टाइम के बाद वैसा ही मिलेगा, ठीक है, इट कैन बी प्रिजर्व्ड। और अंडर अ लेयर ऑफ मड दैट कट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। दिस प्रिवेंट डीके, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर बॉडी की डीकम्पोजिशन नहीं हो पाएगी, ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। समटाइम एन इम्प्रेशन ऑफ बॉडी सरफेस सच एज फुटप्रिंट, कभी कभी हम क्या देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के हमें फुटप्रिंट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म चला होगा, नॉट इन द सॉइल बेटा, जैसे मान लो रॉक है, रॉक के ऊपर किसी ऑर्गेनिज्म का फुटप्रिंट, ठीक है। Sometimes impression of body surface such as footprint means एनिमल ने मड के ऊपर पैर रख दिया और वही फॉसिलाइज्ड हो गया काफी सालों के बाद। अब हमें वो चीज किस तरह से दिख रही है, एक रॉक बनी पड़ी है, रॉक पे ऐसे इंप्रेशन बना पड़ा है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑयल या फिर कोई इंप्रेशंस और कहाँ पे बन सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इवन कॉप्रोलाइट, कॉप्रोलाइट मतलब प्रिजर्व्ड एक्सक्रीटा, जो एनिमल के डंग होते हैं, डंग गोबर, ठीक है, उनके भी फॉसिल्स बन सकते हैं, मे बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो ये चीजें इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स रह सकती हैं। फॉसिल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्स, जैसे हमने क्या देखा है कि रॉक्स के नीचे हमें फॉसिल्स मिलते हैं, तो ऐसे भी फॉसिल्स बन सकते हैं इन बिटवीन द सेडिमेंट्स। कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, वो मर गया, दब गया, और नंबर ऑफ ईयर्स तक आगे से आगे नई रॉक्स बनती गई, तो बीच में उस ऑर्गेनिज्म की
कोई ना कोई इंप्रेशन या फिर ट्रेसेस रह जाएंगे। ठीक है, आगे द कैल्शियम इन द बोन, जो बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है और अदर हार्ड टिश्यू या फिर हमारी बॉडी में बाकी जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा, दैट कैन बी मिनरलाइज्ड, उसमें से वो मिनरलाइज्ड हो सकता है, एंड सराउंडिंग सेडिमेंट फॉर्म रॉक। जैसे मान लो एनिमल की बॉडी है तो उसमें से जो कैल्शियम रिलीज हुआ वो मिनरलाइज हो सकता है, मिनरल में कन्वर्ट हो सकता है और आगे क्या बना सकता है, सेडिमेंट्स बना सकता है ऑफ द रॉक। अब देखो व्हाट आर द टाइप ऑफ फॉसिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स बेटा। नंबर 1 अनअल्टर्ड रिमेन, मीन्स जैसे दबा था, ठीक है, उसी फॉर्म में ही वो रह गया, देयर इज नो चेंज, अनअल्टर्ड रिमेन्स। समटाइम डेड बॉडीज गेट एम्बेडेड इन द मटेरियल, कौन सा, लाइक आइस, आइस में दब गई डेड बॉडी, या फिर एम्बर, एम्बर होता है फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन्स, ट्री से जो रेजिन्स निकलते हैं, ठीक है, रेजिन समझते हो ना, जो गोंद सा निकलता है ना ट्री से, उससे में भी अगर कोई बॉडी दब जाए तो वो भी उसी फॉर्म में रह जाएगी। ट्री रेजिन लिख लो साथ में, ट्री रेजिन, RESIN। एस्फाल्ट एंड ऑयल सोक्ड ग्राउंड, ऑयल सोक्ड ग्राउंड मीन्स ज्यादा ऑयल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे इन द ग्राउंड मैटर एटसेट्रा, वेयर दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। तो अगर इन चीजों में कोई बॉडी दब गई है, ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली ऑयल, ग्राउंड, ठीक है, या फिर इन द आइस, एस्फाल्ट और एम्बर, तो जिस फॉर्म में बॉडी दबी थी उसी फॉर्म में वो बॉडी रहेगी सेम। फॉर एग्जाम्पल याद रखो, अंडरलाइन कर लो, 25,000 ईयर ओल्ड रिमेन्स ऑफ किसके, वुली मैमोथ। वुली मैमोथ बेटा हाथी की तरह एक एनिमल होता है बट इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर प्रेजेंट होते हैं। वुली मैमोथ फ्रॉम साइबेरिया, अब ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, फ्रॉम साइबेरिया इन आइस। तो 25,000 साल पुराना वुली मैमोथ मिला था साइबेरिया में, ठीक है, आइस में। एम्बर इज हार्डन्ड रेजिन्स, ये मैंने आपको बता दिया, एम्बर क्या है, प्लांट से जो रेजिन निकलता है, गोंद निकलता है, जब वो हार्ड हो जाता है दैट इज नोन एज एम्बर। सेकंड पोर्टिफाइड फॉसिल्स, पोर्टिफाइड फॉसिल्स, पोर्टिफाइड फॉसिल्स का मतलब होता है चेंज्ड इनटू स्टोनी सब्सटेंस, मींस जो ऑर्गेनिज्म जिस फॉर्म में दबा था उस फॉर्म में नहीं है बट अब वो क्या बन गया है, पत्थर बन गया है, ठीक है, कंप्लीटली बिकम अ रॉक, ठीक है, या फिर अ स्टोनी सब्सटेंस। दीज आर फॉसिल्स इन विच ऑर्गेनिक रिमेन्स, जैसे कोई बॉडी दब गई तो उसका जो ऑर्गेनिक रिमेन था वो खत्म हो जाएगा एंड इट इज रिप्लेस्ड स्लोली बाय द मिनरल डेपोजिशन, और उस ऑर्गेनिक रिमेन की जगह पे मिनरल इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे, दैट इज नॉन एज पोर्टिफाइड फॉसिल। समझ आई बेटा? फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कोई बॉडी दब गई, ठीक है, तो जब बॉडी दबी उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा सारा खत्म हो जाएगा, तो जो ऑर्गेनिक मैटर की जगह है उसकी जगह क्या आ गया, मिनरल्स आ गए, और वो मिनरल्स ने क्या किया, धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और हार्ड बनते गए। दिस इज नॉन एज पोर्टिफाइड फॉसिल्स। थर्ड इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब छाप, ठीक है, जैसे हमें कभी कभी रॉक पे कोई बड़ा सा पत्ता या किसी एनिमल की बॉडी की इंप्रेशन देखने को मिलते हैं, दीज आर इंप्रेशंस। They are external features left over the hardened rocky matter after the removal of organic matter. Means जैसे कोई लीफ था, ठीक है, हार्ड लीफ था, बहुत बड़ा कोई प्लांट था, उसका लीफ एक रॉक पे पड़ा, ठीक है, रॉक दब गई, अब वो लीफ कंप्लीटली खत्म हो गया, सिर्फ उस लीफ का क्या रह गया, इंप्रेशन, छाप रह गई। आगे मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड, दीज आर कवरिंग ऑफ हार्डन्ड मड, जो हार्ड बन गया है ना मड मैटर, उसके आसपास की कवरिंग, ठीक है, और मिनरल्स फॉर्म राउंड द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर दैट डिसअपियर लेटर लिविंग द कैविटी। अब ये मोल्ड्स क्या हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर था, बॉडी दबी, जो ऑर्गेनिक मैटर था वो खत्म हो गया और उसके आसपास जो रिमेन इकट्ठा हुआ, जो मिनरल्स इकट्ठे हुए,
उनको हमने क्या बोल दिया, मोल्ड बोल दिया, ठीक है, मोल्ड बोल दिया। नेक्स्ट बेटा कास्ट, कास्ट आर सॉलिड मासेस ऑफ मड, मड के सॉलिड मासेस और मिनरल फॉर्म्ड इन द कैविटीज, मीन्स कैविटीज मिनरल से भर गई और ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी कैविटीज बनी थी उन सारी कैविटीज में क्या आ गया, मिनरल फॉर्म्ड इन द कैविटीज प्रोड्यूस्ड इनसाइड डिकेइंग इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिक्स्थ वन कॉपलाइट्स, कॉपलाइट्स पेट्रीफाइड फेसेस ऑफ पास्ट एनिमल्स, मीन्स जो पुराने एनिमल का फीकल मैटर था उस फीकल मैटर का क्या बन गया, फॉसिल बन गया, दैट इज नॉन एज कॉपलाइट्स। फीकल मैटर पत्थर बन गई, ठीक है, फॉसिल बन गया। नेक्स्ट बेटा माइक्रो फॉसिल्स, छोटे छोटे फॉसिल्स, फॉर एग्जाम्पल पैलिनो फॉसिल्स, ये पीछे भी हमने पढ़ा था, पैलिनो फॉसिल्स। पैलिनो फॉसिल्स क्या होते हैं, जब बेटा पोलन ग्रेन को फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, या फिर पोलन ग्रेन थे, पोलन ग्रेन क्या बन गए हैं, फॉसिल्स बन गए हैं, दीज आर नोन एज पैलिनो फॉसिल्स। फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन विच आर इंडिकेटर ऑफ फॉसिल फ्यूल, मीन्स जहां जहां पे पोलन के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं उनके नीचे ऑयल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फॉसिल फ्यूल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द फॉसिल्स। अब फॉसिल्स की एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स कैन बी डिटरमाइंड बाई, अंडरलाइन, रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्या यूज करते हैं हम, रेडियो एक्टिव डेटिंग, मीन्स रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करते हैं, कॉल्ड एज रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोएक्टिव डेटिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच रेडियोएक्टिव आइसोटोप, हर रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ, ये भी हमें पता है, जो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल the half life of uranium 238 half life of uranium 238 is about 4.5 billion years, 4.5 billion years। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। द फाइनल डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 238, और जब ये कंप्लीटली डीकम्पोज हो जाता है, डीके हो जाता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड, तो क्या बनता है, लेड बनता है। थस बाय मेजरिंग द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो पेरेंटल रेडियो एक्टिव मटेरियल देख के टू द डीके प्रोडक्ट कि कब उसमें कंप्लीट डीकम्पोजिशन हुई इन द रॉक सैंपल, वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ स्पेसिमेन। जैसे मान लो कोई रॉक है, ठीक है, अभी अभी थोड़े टाइम पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो लेड किससे बना होगा, यूरेनियम से बना होगा, और यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो इससे हम उसकी फुल लाइफ या फिर कब वो ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए थे ये पता लगा सकते हैं। द अदर आइसोटोप यूज्ड फॉर रेडियोएक्टिव डेटिंग इंक्लूड, ये भी एनसर्कल करो, पोटाशियम 40, बाकी जो हम और चीजें यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, लाइक इन 10th, कार्बन 14 एंड पोटाशियम 40। डेटिंग विद रेडियोएक्टिव कार्बन, कार्बन 14 कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एनी ऑर्गेनिक मटेरियल। बेटा किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की कार्बन डेटिंग करने के लिए हम कार्बन 14 ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बहुत हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे हम प्लांट्स का एग्जाम्पल लें चाहे हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लें,
half life of radioactive carbon is 5568. कार्बन की 5568 half life. Potassium argon method has recently been used to determine age of hominid fossils. hominid fossils क्या होते हैं? hominid का मतलब होता है great apes, means ह्यूमन बीइंग के फॉसिल, जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए पोटाशियम आर्गन मेथड यूज किया जाता है. इसके साथ एक और पॉइंट लिख लो, recent method involve for the determination of age of the fossils ESR फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, साथ में लिख लो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. ESR मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड फॉसिल डीएनए. ठीक है बेटा, जिन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म के चांसेस होते हैं कि उनको हम दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके हमें फॉसिल्स में भी कोई डीएनए नहीं मिल रहे हैं, जैसे डायनासोर, उनके किसी तरह के फॉसिल में कोई डीएनए अभी तक नहीं मिला. ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को फिर से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, डायनासोर्स को दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बेटा हमने खत्म कर लिया एक टॉपिक, पैलिएंटोलॉजी एंड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो, मास एक्सटिंक्शन क्या होती है. मास एक्सटिंक्शन बहुत इजी है ये भी. मास एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, मास मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई ऑर्गेनिज्म का नंबर खत्म हो रहा है. ठीक है, दैट इज नोन एज मास एक्सटिंक्शन. मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे ही खत्म हो गए, उनको हमने मास एक्सटिंक्शन बोल दिया. जैसे एग्जांपल ले लो, काफी साल पहले हमें पता है यहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे, बट एकदम से कोई कुछ ऐसी चीजें हुई, ठीक है, या कोई धरती पे इस तरह की कंडीशंस अपीयर होगी जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए. तो दैट वाज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ मास एक्सटिंक्शन. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, जब प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ऑन अ लार्ज स्केल, ओवर रिलेटिवली वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, अंडरलाइन करो, इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, सच एपिसोड्स, इन एपिसोड्स को हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टुक प्लेस अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बुक में 60 लिखा हुआ है तो 65 कर लो, 65 मिलियन ईयर एगो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायनासोर का मास एक्सटिंक्शन देखा गया था 65 मिलियन ईयर्स एगो. कब बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिटवीन क्रीटेशियस, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, एंड टर्शियरी पीरियड. बिटवीन क्रीटेशियस एंड टर्शियरी पीरियड. ये पीरियड कौन से होते हैं ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे. वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बेटा, अलग अलग एरा में, एरा मतलब युग, अलग अलग युग को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में. ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर एरा जैसे कि मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, उनके पीरियड्स भी हैं. तो वो पीरियड एक है क्रीटेशियस और एक है टर्शियरी. नाउ जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ की स्टडी करते हैं. जियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वन मेटल, अंडरलाइन कर लो, मेटल का नाम इरिडियम. इरिडियम बेटा जनरली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन अर्थ. ठीक है, नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ, बट ये कहाँ पे मिलता है, इन द मेटियोराइट, जो उल्का पिंड होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है इरिडियम. इन अ थिन लेयर बिलो द सॉइल सरफेस इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड.
तो जियोलॉजिस्ट ने जब उस टाइम की अर्थ को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वहां पे सॉइल सरफेस पे एक मेटल प्रेजेंट है जिसका नाम है इरिडियम, जो नॉर्मली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन मेटेओराइट्स। दिस मेटल इज प्रेजेंट इन मेटेओराइट्स द टाइम एट विच दिस इरिडियम रिच सॉइल इज डिपॉजिट। तो उन्होंने फिर उसकी एज पता लगाई होगी और उनको ये पता चला कि जिस टाइम पे ये इरिडियम धरती पे गिरा था वो टाइम क्या था? 65 मिलियन ईयर एगो। 65 मिलियन ईयर एगो। तो उससे उन्होंने आइडिया लगाया कि 65 मिलियन ईयर एगो कोई उल्का पिंड आके धरती से टकराया होगा, ठीक है। जब वो आपस में टकराए तो डायनासोर्स खत्म हो गए। तो देयर वॉज मास एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर। सो a comet or meteorite must have hit the earth at that time which caused mass extinction of the dinosaur, जिसकी वजह से क्या हुआ? mass extinction। ठीक है, तो पहले यहाँ तक एक बार देख लो। आज बेटा हमने पढ़ा अभी तक, एक पढ़ी डार्विन की थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स, उसके बाद पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स मेनली आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही करना है, ठीक है। डार्विन की थ्योरी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए करनी है। और लास्ट टॉपिक अभी तक हमने किया मास एक्सटिंक्शन एट अ वेरी लार्ज स्केल इज नोन एज मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। मीन्स ये जो अलग अलग तरह के फॉसिल्स थे इनसे हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले। पीछे हमने जब टॉपिक शुरू किया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो उसमें हमने कुछ एविडेंसेस पढ़े थे, दैट इज होमोलॉगी एंड एनालॉगी। क्या एविडेंसेस थे वो? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। फिर हमने थोड़े से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े जिनसे पता चला कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद हमने अब पढ़ना शुरू करने हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी, मीन्स फॉसिल से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले। तो पहले तो फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉसिल्स प्रोवाइड द मोस्ट डायरेक्ट एंड रिलायबल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बाय शोइंग द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट एज वेल एज चेंजेस विच अकर्ड इन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हमें अलग अलग तरह के फॉसिल्स देखने को मिले हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म इस तरह के हुआ करते थे और अब ये ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं, उनमें डिफरेंट चेंजेस हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग का भी एवोल्यूशन हुआ है, तो हमें कैसे पता चला कि हमारे एंसेस्टर ये वाले थे? हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स को जब स्टडी करा गया तो पाया गया कि उनके कैरेक्टर्स हमारे कैरेक्टर्स से थोड़े से अलग थे। अब हम जो एडवांस ह्यूमन बीइंग बने हैं वो उन्हीं से ही इवॉल्व हुए हैं, बट हैविंग नंबर ऑफ चेंजेस। ऐसे ही और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे डायनासोर्स, तो डायनासोर्स अब थोड़ी ना प्रेजेंट होते हैं। हमें कैसे पता चला कि 65 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे डायनासोर्स प्रेजेंट होते थे? बिकॉज हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं। तो जब फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है तो काफी सारी हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो अब देखो नंबर 1, नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक। हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। तो फर्स्ट है नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स। पहले की जो रॉक्स थी उनमें कितने नंबर ऑफ फॉसिल्स और किस किस तरह के फॉसिल्स देखने को मिलते थे। नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स ग्रेटली वेरी इन रॉक्स ऑफ डिफरेंट एरा। अलग अलग एरा की रॉक्स में अलग अलग तरह के फॉसिल्स देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स ऑफ अर्ली एरा, दैट इज प्रोटीरोजोइक। सबसे पहले वाला जो एरा था उसको हम बोलते हैं प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक के बाद आया मीजोजोइक, मीजोजोइक के बाद आया सीनोजोइक, ठीक है। तो अर्ली एरा की जो रॉक्स थी दे कंटेन वेरी फ्यू फॉसिल्स, उनमें बहुत कम फॉसिल्स देखने को मिले। देन द रॉक्स ऑफ लेट एरा, जैसे कि सीनोजोइक का अगर हम एग्जांपल लें तो सीनोजोइक एरा के फॉसिल्स में सीनोजोइक एरा की रॉक्स में बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिले। अर्ली एरा कंटेन फॉसिल्स ऑफ ओनली सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट्स। अंडरलाइन, हम पढ़ चुके हैं कि पहले की जो लाइफ थी
वो कहाँ पे अराइज हुई थी? इन द वाटर। तो पुराने टाइम के, पुराने युग के जो रॉक्स थे उनमें हमें जो फॉसिल्स मिले वो मोस्टली थे ऑफ एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बिकॉज लाइफ अपीयर्ड इन द सी इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी के लिए अगर कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।